जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी घसीट लिया जाता है, जो उस घर में रह भी नहीं रहे होते, दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनको इसमें घसीट लिया जाता है। आप 142 आर्टिकल 142 का बेनिफिट लेकर कोर्ट डायरेक्ट डिवोर्स दे सकते हैं। एक कानूनी आतंकवाद का इसको नाम भी दिया गया। जो कोर्ट तक पहुंचते हैं वो ऑलमोस्ट 70 to 75% फेक केसेस हैं। 70 to 75%? जी बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं जो 26-27 साल के लड़के हैं, वो शादी करना ही नहीं चाहते जी। वो इस डर से, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि शादी तो कर ले पर 2 साल बाद पता नहीं मैं जेल में रहूंगा। एक नया कानून आया है जिसमें कि लिव इन रिलेशन को आपने रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट आदर्श वर्मा। आज उपस्थित हुआ हूं मंथन चाला के मंच से एक बार फिर एक नया विषय लेकर, जिसमें कि हम महिला कानूनों और 498A, मैरिज ब्रेकडाउन, लिव इन मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप्स, इनकी बातें करेंगे। हमारे साथ आज हमारे मंथन चाला के स्टूडियो में आई हैं एडवोकेट अनीता रॉय जी, जो कि महिला कानून की बहुत बड़ी जानकार हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि 498A पुलिस ने जो है वो हस्बैंड को एक कंप्लेंट के बाद ही अरेस्ट कर लिया, और हस्बैंड के रिश्तेदारों को बहुत तकलीफें हुई, और इवन दूर के रिश्तेदारों को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और फिर उन पे केस चलता है, बहुत सारी प्रताड़ना जो है वो होती है। तो अनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आईपीसी में 498A क्रूअल्टी जिसको हम कहते थे, वो बीएनएस में सेक्शन 85 और 86 है। तो क्रूअल्टी की परिभाषा बीएनएस 85-86 में कुछ चेंज हुई है या सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं? जी आदर्श जी, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। नंबर्स इसलिए नहीं चेंज किए गए कि एक फॉर्मेलिटी है, नंबर्स चेंज किए गए हैं क्योंकि जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है, उनको पहले लाया गया है। जो महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं उनकी लिस्ट को पहले रखा गया है। और 86 में क्रूरता को काफ़ी एलाबोरेट करके डिफाइन किया है। उसमें ये शामिल किया है कि महिलाओं को किसी भी तरह से आप आत्महत्या के लिए उकसाते हो या उनके साथ उनके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी एक तरह का क्रूरता है। तो उसमें उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है सेक्शन 86 में स्पेसिफिक। जी। तो अक्सर हम सुनते हैं कि इसका बहुत दुष्प्रयोग भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो कोई ऐसा केस बताएं आप, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जिसमें कि इस तरीके का कोई मामला सामने आया हो। जी, इसमें केसेस तो आते रहते हैं। काफ़ी परेशान लोग आते हैं कि हमें भी घसीट लिया मैडम, हम तो साथ में भी नहीं रहते, हम एक छत के नीचे भी नहीं रहते, फिर भी हमारे खिलाफ ये केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट इसके रिगार्डिंग आई थी, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस बिहार स्टेट करके जी। तो उसमें स्पेसिफिकली ये चीज़ किया गया है कि बिना इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी अरेस्ट नहीं होगा 2 महीने तक, तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर 25 में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये डायरेक्शंस दिए हैं कि 2 महीने की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन का अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, करने के लिए नोटिस भेजोगे पहले पार्टीज को, उसके फैमिली मेम्बर्स को। प्रॉपर नोटिस के बाद ही आप अरेस्ट करेंगे, और उसमें चार्जशीट में पूरा आप बताएंगे कि आपने क्यों अरेस्ट किया, किन सर्कमस्टांसेस में किया, क्या इनके ऊपर बने थे, कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस थे या नहीं थे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए डायरेक्शंस दिए गए जी। तो इसमें अक्सर हम देखते हैं अनीता जी की जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी घसीट लिया जाता है, जो उस घर में रह भी नहीं रहे होते, दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनको इसमें घसीट लिया जाता है। तो इस पे आप थोड़ी रोशनी डालेंगी कि इसमें कानून इसको किस नज़र से देखता है? इसके लिए वही मैं आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स काफ़ी आई हैं इससे रिलेटेड कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते। 2 महीने का टाइम दिया गया, जिसको एक कूलिंग, इसको
शांति पीरियड कहा गया है। शांति पीरियड मीन्स कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, 2 महीने तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस कार्यवाही करेगी, लोगों से जांच पड़ताल करेगी, उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए वो स्पष्ट हैं और ठोस हैं कि नहीं, तभी जाके वो अरेस्ट कर सकती है। ऐसे ही किसी के सिंपल कंप्लेंट से सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए। सामान्य आरोपों को फिर ये प्राइमा फेसी नहीं मानती जी। कोर्ट्स। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमने देखा कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा आर्टिकल 142 है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर्स यूज करते हुए कहा कि अगर एक महिला और एक पुरुष वो साथ में नहीं रहना चाहते, जी, उस शादी के बंधन में और नहीं रहना चाहते, तो वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 6 महीने का, उसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको डिवोर्स दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो क्या ये एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का आने वाले समय में? जी बिल्कुल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि अगर कोई शादी जो है बिल्कुल उसमें अब सुलह की कोई संभावना नहीं है जी। जो साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, काफी साल से एक दूसरे से अलग हैं, तो इन सर्कमस्टांसेस में आप 142 आर्टिकल 142 का बेनिफिट लेकर कोर्ट डायरेक्ट डिवोर्स दे सकती है जी। इतना लंबा केस चलाने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है साथ में रहने की, दोनों में एक इमोशनल एंड सोशल डेथ हो गया है एक रिलेशनशिप में, तो आप डायरेक्ट डिवोर्स कर सकते हैं। जी जी। इसी से रिलेटेड एक केस भी है, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। जी जी बिल्कुल। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड की भी जरूरत नहीं है और डायरेक्ट उनको डिवोर्स दे देना चाहिए। फिलहाल अभी भी एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें 6 महीने की कूलिंग पीरियड को हटाने के लिए हम एक एप्लीकेशन लगा देते हैं नॉर्मली, अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर का जी। तो उसकी जजमेंट लगाकर भी वो कर दिया जाता है वेव, वो 6 महीने का वेव कर दिया जाता है। लेकिन अब है कि डायरेक्ट डिवोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है 142 के आर्टिकल का बेनिफिट लेकर। अच्छा, एक मामला आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो, जिस सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि 498A के तहत जो प्रताड़नाएं हस्बैंड को मिलती हैं या किसी पुरुष को मिलती हैं, उसको कोर्ट ने कहा कि ये तो एक प्रकार का लीगल टेररिज्म है। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और सही भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे पास भी आते हैं पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हम तो साथ में भी नहीं रहते थे, हम तो बहुत लड़के लड़की शादी करके यहाँ आ गए थे, हम तो गांव में रहते हैं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमें इस केस में घसीट लिया, हम परेशान हो गए, हमें अननेसेसरी बहुत दूर से आना पड़ता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो कि बहुत सही है जी। एक कानूनी आतंकवाद का इसको नाम भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, ये एक सवाल मेरे जहन में अक्सर आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी अक्सर ये बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो फेक केसेस होते हैं जी, इनको आप किस नजर से देखती है? कि जैसे महिला के ऊपर कोई प्रताड़ना हुई भी नहीं और उसके बावजूद उसने 498A लगा दिया, क्रूअल्टी की धाराएं लगा दी और DV एक्ट लगा दिया, तो उसको आप किस नजर से देखती हैं? उस पे क्या कोई ऐसा प्रावधान है हमारे कानून में कि जिससे कि ऐसी महिलाओं को, देखिए जिन महिलाओं पे ये चीज होती है जी, उनके साथ बिल्कुल मैं संवेदनशील होके और ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली ये कानून बने हैं उनकी सुरक्षा के लिए बने हैं और ऐसे कानून होने भी चाहिए। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो फेक केसेस लगा देती हैं और वो जो पुरुष है उसका जीवन नरक बन जाता है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, मेरा मानना है कि जो कोर्ट तक पहुंचते हैं वो ऑलमोस्ट 70 to 75% फेक केसेस हैं। 70 to 75%? जी बिल्कुल, हम अधिवक्तागण भी ये चीज जानते हैं और जजेस भी ये चीज जानते हैं, लेकिन जजेस भी बंधे हुए हैं क्योंकि रिटन कंप्लेंट्स होती हैं तो वो उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते जी। लेकिन जो जिनके साथ असली में होता है वो समाज के डर से या कोर्ट के चक्कर काटने की वजह से वो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है जी। तो
मेरा मानना है कि ये गलत है और इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वो सून बिफोर का एक वर्ड ऐड किया है उन्होंने, सून बिफोर डेथ। जी, सून बिफोर डेथ का भी उन्होंने ऐड किया है। सून बिफोर 498 में भी आया है कि अगर कोई क्रुएल्टी हो रही है तो आप उसको बताओगे कि वो क्रुएल्टी कब हुई, इंसिडेंट से रिलेटेड है नहीं है। तो उस चीज़ को एक नया वर्ड जो ऐड किया है वो बहुत सही है। 498A में भी किया है, 304B में भी ऐड किया है, ये सारे सब जगह लागू होते हैं। तो आप इसका मतलब कि अगर 70 to 75% केसेस आप कह रही हैं कि फेक होते हैं, तो क्या हम इसको लीगल टेररिज्म माने? जी बिल्कुल, लीगल टेररिज्म है ये। जो ये संज्ञा दी कोर्ट ने, क्या ये सही है? जी, सच कहूँ तो इसे मजाक में ना लेकर मोस्ट ऑफ द मेल पर्सन्स वो बिल्कुल आतंकित हैं इस चीज़ को लेकर। जी, सच कहूँ तो आजकल की यंग जनरेशन, अगर मैं कुछ बच्चे हैं जो 26-27 साल के लड़के हैं, वो शादी करना ही नहीं चाहते। जी, वो इस डर से, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि शादी तो कर लें पर 2 साल बाद पता नहीं मैं जेल में रहूंगा, जी, मेरे खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस लगी होंगी, कौन कौन से कंप्लेंट्स में मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि हर चीज आजकल झूठी हो रही है। और इस चीज से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या, एक है इसमें प्रोविजन भी है लॉ में कि अगर कोई आपके खिलाफ कोई गलत केस कर दिया गया है, किसी लेडी ने गलत केस आपको फंसाने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस 498 इन सच्चे में घसीटा है, और अगर आपके पास ठोस सबूत है कि कहीं उसने कोई आपको व्हाट्सएप चैट के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू या कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको साक्ष्य पेश कर दे कि भाई उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं आपको गलत केस में फंसा दूंगी, तुझे और तेरे परिवार को घसीटूंगी, तो अगर कोई ऐसा साक्ष्य आपके पास है, एविडेंस है, तो आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। दूसरा, आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर हों और उनको भी जानकारी उन तक पहुँचे कि क्या हमें एक नए कानून की ज़रूरत है जिसमें कि ये जो 70 to 75% जो आप बता रही हैं कि फेक केसेस होते हैं, तो क्या ऐसी महिलाओं को भी किसी प्रकार की पनिशमेंट देनी चाहिए? क्या हमारे को एक नया कानून इस तरीके का चाहिए? कानून है, ऑलरेडी है, उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करने की जरूरत है। जी, मानहानि का केस आप कर सकते हैं। जी, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, आपको अननेसेसरी किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में घसीटा गया है, तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं, डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या उस महिला के अगेंस्ट कोई ऐसा केस बन सकता है, कोर्ट सुओ मोटो कोई ऐसा संज्ञान ले सकती है कि जिससे कि ऐसी महिलाओं को एक लेसन मिले, एक सबक मिले? क्या ऐसा संभव है? संभव तो बिल्कुल है, करना भी और क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून है? बिल्कुल, रोकने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मेरे अपने केस में, मैं नॉर्मली एक प्रॉपर्टी का मैटर था, अभी मुझे याद आ रहा है, एक प्रॉपर्टी का मैटर था जी। एक मकान मालिक और किराएदार, एक लेडी थी, उसके साथ रह रही, उसके घर में रह रही थी। मकान मालिक ने बोला कि भाई उसने घर खाली करने को कहा, उसने 354 का केस लगा दिया जी। 354 का केस लगाया तो 3 अक्यूज, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। हाँ जी। 354 का केस लगाने के बाद जब मैं उसमें डिस्चार्ज पे मैं आर्गुमेंट करने गई थी, तो जो मेन था, चलो एक जो था मेन अक्यूज था, वो उसके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशंस थे, लेकिन उसके 2 साथियों का भी उसने नाम इन्वॉल्व किया था जिसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थे। कोई सामान्य कि भाई वो आया मेरे घर में घुस गया जबरदस्ती, उस टाइप का था। तो मैंने कोर्ट में यही आर्ग्यू किया था कि जनाब, अगर इन चीजों को यहाँ नहीं रोका गया, ये हर चीज में 354, 498 डोमेस्टिक, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, इससे केसेस भी बढ़ रहे हैं। और लेडीज कहते कि बीइंग अ वुमेन, मैं जानती हूँ कि ठीक है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन लेडीज का थोड़ा सा आजकल हो गया है कि वो बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं और लोगों को बहुत लाइटली ले रही हैं इन सब चीज़ों को। तो 2 अक्यूज्ड को उन्होंने जज साहब ने चार्ज पे डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैडम, अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी आगे और लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो उनको वहीं पे डिस्चार्ज किया और वो बहुत अच्छा ऑर्डर था जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेंटेनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी दर्शक ने भेजा था, तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जब पुरुष की सैलरी पूछी जाती है तो वो अक्सर गलत सैलरी बताते हैं अपनी, ताकि उनको मेंटेनेंस कम देना पड़े। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या विचार है इस पे?
देखिए जब पुरुष और इवन महिलाओं का एक मैटर मैंने देखा पीछे, जिसमें कि चूंकि महिला को मेंटेनेंस चाहिए थी, तो उसने कोर्ट से ये छुपाने की कोशिश की दैट शी इज डूइंग अ जॉब, वो जॉब नहीं कर रही है। अब उसने कैसे छुपाया कि उसकी जो सैलरी आती थी वो अपने अकाउंट में लेने के बजाय उसने अपने फादर के अकाउंट में लेना शुरू किया। तो कोर्ट ने तो उसका बैंक स्टेटमेंट मांगा था, तो बाद में जब जो हस्बैंड था उसके तरफ से ये बात सामने आई, वो सामने ये बात उसको पता चल गई कि नहीं महिला तो वर्किंग है, तो वो सारी डिटेल्स निकाल के लाया, तो पता चला कि वो महिला अपने फादर के अकाउंट में अपनी सैलरी ले रही थी एंड शी वाज वर्किंग। और कोर्ट में वो ये शो कर रही थी दैट आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम नॉट वर्किंग, आई डोंट हैव अ जॉब, आई नीड मेंटेनेंस। देखिए ये बहुत नॉर्मल है, कोर्ट में आए दिन ये होता रहता है कि लेडीज अपना छुपाती हैं, हस्बैंड का बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं कि ये गाड़ी यूज कर रहा है, ये फोन यूज कर रहा है, इसकी इनकम अगर 50 है तो वो 1.5 लाख बोलेंगी, ये इस कंपनी में जॉब कर रहा है, मैं तो असमर्थ हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती जी। और जो दूसरी साइड से रिस्पोंडेंट खड़ा होता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि मैं अभी बेरोजगार हूँ, तब मैं कमा रहा था जब शादी की थी, तो इस चीज़ का कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है कि जब शादी की थी तब तो तुम इतना कमा रहे थे, आज तुम नहीं कमा रहे। वो अपना बैंक बैलेंस छुपाने की कोशिश करता है, अपने आप को बिल्कुल असहाय दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके लिए जजमेंट आई थी रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें एक डिटेल्ड एफिडेविट के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि उस एफिडेविट में क्या क्या आना चाहिए, उसकी इनकम का स्रोत क्या है, कहाँ से उसको इनकम आ रही है, दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का, दोनों को देना पड़ता है, दोनों का एफिडेविट दोनों को देना पड़ता है। उसमें आपकी इनकम क्या है, आपके इनकम के स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है, किराया है, बिजनेस है, सैलरी है, और फिर आपके खर्चे कितने हैं, उससे भी आइडिया लग जाता है कि इसके अगर आए हैं तभी खर्चे कर रहा है। तो उसके फिर इन्वेस्टमेंट की भी एक कॉलम बनी हुई है, हर चीज का एक कॉलम बना हुआ है, तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स पिछले 3 साल की मांगी जाती है, ITR मांगी जाती है पिछले 3 साल की, तो इस चीज से काफी कंट्रोल हुआ है। तो अभी एक इसी प्रकार का एक मैटर आया जिसमें कि हाई कोर्ट में मैटर था, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि महिला जो थी वो 6 लाख रुपए मेंटेनेंस मांग रही थी पर मंथ, और पुरुष की सैलरी 10 लाख रुपए महीने की थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 6 लाख रुपए आपको किस आधार पे दे दिए जाए। तो महिला के जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि चूंकि महिला बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं उसके साथ में, एंड शी इज गोइंग थ्रू वेरियस थेरेपीज और शी इज गोइंग थ्रू वेरियस मेडिकेशंस, और जो उसके रोजमर्रा के खर्चे हैं, रेंटल है, बाकी की उसकी जो मेंटेनेंस है, वो सब मद्देनजर रखते हुए 6 लाख रुपए हमने सही मांगे। तो आपको क्या लगता है, आप 6 लाख रुपए, आपको लगता है कि किसी की अगर 10 लाख सैलरी है तो उसको 6 लाख रुपए मेंटेनेंस में देने चाहिए? देखिए अगर जेन्युइन है, अगर उसको सही में इतने मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जी, तो 50% ये। लेकिन क्या किसी की इतने मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कि 6 लाख रुपए महीने में खर्च कर दे? वो तो डॉक्यूमेंट्स, अब वो कितनी सीवियर डिजीज से वो सफर कर रही है ये डिपेंड करता है। बट वो जज साहब ने पूछा उनसे कि आप कि क्या डिजीज है, क्या इलनेस है, क्या थेरेपी आप ले रहे हैं, तो वो जो थेरेपी बताया महिला के वकील ने, वो थेरेपी हार्डली 4,000-2,000 रुपए महीने के हिसाब से वो ली जा सकती है, उसके लिए 6 लाख की तो जरूरत नहीं है। नहीं, तो वो ऑन रिकॉर्ड देखकर ही जो चीज जितना मिलना होगा उनको उतना ही दिया जाएगा। किसी के बोलने से ऑब्वियसली 3-4 गुना 10 गुना करके ज्यादा ही लोग डिमांड करते हैं और मिलता है उनके हिसाब से ही। जी, दरअसल ये लॉ है कि हस्बैंड जिस कैपेसिटी में रह रहा है, जो उसकी जिस तरीके से वो जिस आराम से जिस कैपेसिटी में वो रह रहा है, उसी कैपेसिटी में अपने बच्चों और बीवी को भी रखेगा। ये लॉ है, बट उसका बेनिफिट कई बार गलत ले लेते हैं लोग। ऐसा नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देखकर ही, खर्चे देखकर, आय व्यय देखकर, उसकी जिम्मेदारियां देखकर ही मेंटेनेंस तय किया जाता है। जी जी जी। अच्छा, एक और बहुत ही संजीदा मुद्दा है डाउरी डेथ का। तो डाउरी डेथ में ये जो 7 साल वाला पीरियड है कि 7 साल के बाद आपको आप जो है वो डाउरी डेथ के लिए वो नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, और ये जो 7 इयर्स का पीरियड कोर्ट ने अलॉट किया हुआ है, ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हमारे जो नया BNS जो आया है उसमें इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली गई है? नहीं, नया BNS जो आया है, सेक्शन 80 आया है, उसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन ये जो 7 साल का जो पीरियड रखा गया है, ये काफी सोच समझ कर रखा गया है।
क्योंकि क्या होता है कि शुरुआती के 7 साल जो होते हैं जी उसी में दहेज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है जी और जो सास ससुर होते हैं या हस्बैंड होते हैं वो इन 7 सालों में बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं जी। डाउरी की डिमांड करना या उसको परेशान करना। हम्म। तो बहुत सोच समझ कर ये एक टाइम पीरियड रखा गया है कि 7 साल। मतलब 7 साल तक अगर सब कुछ हाँ, ठीक 7 चल साल रहा है तक तो अगर फिर सब कोई कुछ दिक्कत ठीक नहीं है तो आएगी। उसको फिर दहेज, अगर उसके बाद किसी की डेथ होती है जी तो उसको दहेज हत्या में नहीं रखा गया, उसको अलग रखा गया। उसके बाद आप 498 304 भी लग सकता है, लेकिन दहेज हत्या नहीं माना जाता। जी जी जी। जी। अच्छा, एक नया मुद्दा आजकल बड़ा चर्चा में है, जो वुमन की जो एज है, लड़की की जो एज है वो 18 साल मेजर मानी जाती है जी। और लड़के की 21। तो ये आजकल मुद्दा उठ रहा है आजकल के, जिसमें कि 18 से लड़की की एज 21 करने की मांग हो रही है। इसके ऊपर क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, लड़कियों की उम्र 18 से 21 करने की मांग इसलिए की गई है क्योंकि मेन उद्देश्य था इसका करने का कि लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए, जी ताकि वो अच्छे से शिक्षित हो सकें, अपनी आर्थिक स्थिति बेटर कर सकें, उनका स्वास्थ्य बेटर रख सके। और दूसरा रीज़न ये था कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। जी। लेकिन एक सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अच्छा। वो 92 में शुरू हुआ था, अभी तक 6-7 सर्वे हो चुके हैं। तो उसमें तीसरे और चौथे सर्वे के बीच में ही 20% की गिरावट आई है मृत्यु दर में। अच्छा। और उसमें ये बताया भी गया है कि जो मातृ मृत्यु होती है वो एनीमिया की वजह से होती है। अच्छा। वो एनीमिया, खून की कमी, आप 18 साल में भी अगर डिलीवरी 19 साल में भी हो रही है, 21 साल में भी हो रही है, तो वो तब भी होगी जी। और शिशु मृत्यु होती है, वो होती है कुपोषण की वजह से जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस उम्र को घटाने या बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो लिव इन मैरिजेस हैं, लिव इन मैरिजेस कह गया मैं, लिव इन रिलेशनशिप जो है, ये लिव इन रिलेशनशिप जैसे उत्तराखंड राज्य में एक नया कानून आया है जिसमें कि लिव इन रिलेशन को आपने रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। तो इस पे आप थोड़ा अगर रोशनी डालें, क्या ये सही है, गलत है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर अगर मान लीजिए लड़का किसी दूसरी कास्ट का है, लड़की किसी और कास्ट की है, तो वो इंटर कास्ट, वो सब चीजें सामने आ जाएंगी और वो डेटा प्रोटेक्शन की बात भी उसमें आ रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तराखंड ने यूसीसी के तहत, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है जी। बाकी राज्य भी इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जी। इस चीज को एक सेफ्टी के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार मैरिड मैन जो होते हैं वो अनमैरिड लेडीज गर्ल्स को ले जाकर रखते हैं, साथ में रहते हैं, उसको डिपेंडेंट बना देते हैं आपके आर्थिक रूप से, उसके ऊपर निर्भर हो जाती हैं लड़कियां, उसके बाद वो फिर छोड़कर चले जाएंगे। तो उसको सुरक्षित करने के लिए इसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य बनाया है। दूसरा, ये जो रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके माँ बाप को भी पता होगा, दोनों लड़का लड़की दोनों के माँ बाप को ये चीज पता रहेगी, उसमें ये नियम है जी। कि भाई हाँ, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं जी। और लिव इन रिलेशनशिप को अब डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी लागू कर दिया गया है जी। तो फिर आर्टिकल 21 का क्या होगा, वो लाइफ एंड लिबर्टी, क्या ये उसका हनन नहीं है? जैसे कि कई महिला और पुरुष जो 22 साल की उम्र के ऊपर है, तो उनका क्या जरूरी है कि फिर उनको पंजीकरण कराना ही पड़े? क्या जरूरी है कि वो अपनी जो उनकी निजी जानकारी है वो सरकारी दस्तावेजों में वो आए? क्योंकि ये तो एक कहते हैं ना जिसको कि भाई लड़का और लड़की साथ में रहना चाहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो उसके बाद वो फिर शादी का मन बनाते हैं और ये बहुत कॉमन हो गया है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये सही है, स्वतंत्रता का हनन इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़रूरी है कि आप अगर रह रहे हो, क्योंकि एक तो हमारा इंडियन कल्चर भी है, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। अगर कोई नियम बना है हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, और अब सारा कुछ हम अपनी पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं
जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर उत्तराखंड ने ये चीज़ शुरू किया है तो बहुत अच्छा कदम है और ये सबको लागू करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सही है। जी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का समय देने के लिए। आपने सबसे पहले अनीता राय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद मंथन चाला के मंच पे आने के लिए और हमें इतनी ज़रूरी जानकारियां देने के लिए, जिससे कि हमने इतना कुछ पता चला कि आजकल क्या चल रहा है, बीएनएस में क्या हो रहा है और जो महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनमें क्या हो रहा है, शादियों से संबंधित जो कानून है उसमें क्या हो रहा है। तो फिर मिलेंगे जल्दी किसी और नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।